हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑन CVM यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको अध्याय 2 के अंतर्गत अर्थशास्त्र की प्रकृति एवं क्षेत्र के अंतर्गत अर्थशास्त्र एक वास्तविक विज्ञान है या आदर्शात्मक विज्ञान, कला है या विज्ञान अथवा दोनों, इसका स्पष्टीकरण करेंगे तथा इसकी सीमाओं के बारे में वर्णन करेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू अंडर लेसन नंबर 2, नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स। जैसा कि मैंने आपको अध्याय 2 के अंतर्गत अर्थशास्त्र की विषय सामग्री, उसके प्रकृति क्षेत्र के अंतर्गत आपको फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बतलाया कि अर्थशास्त्र की विषय सामग्री के अंतर्गत उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण तथा राजस्व के बारे में एक्सप्लेन किया। उसके पश्चात हमने आपको बतलाया कि अर्थशास्त्र विज्ञान है अथवा अर्थशास्त्र एक कला है अथवा अर्थशास्त्र विज्ञान एवं कला दोनों है। आज मैं आपको अर्थशास्त्र की विषय सामग्री के अंतर्गत ये स्पष्ट करना चाहूँगा कि अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान है या आदर्शात्मक विज्ञान अथवा दोनों ही है। इस संदर्भ में कुछ तर्क प्रस्तुत करूँगा। तो सबसे पहले हम आपको ये बतलाना चाहेंगे कि अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान है। इस संबंध में प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों में प्रोफेसर JB से सीनियर तथा आधुनिक अर्थशास्त्रियों में प्रोफेसर रॉबिन्स ने अर्थशास्त्र को एक वास्तविक विज्ञान माना। प्रोफेसर रॉबिन्स के अनुसार अर्थशास्त्र जांचने योग्य तथ्यों का अध्ययन करता है, जबकि नीतिशास्त्र मूल्यांकन तथा खोजों के तथ्यों का अध्ययन करता है। इस संबंध में कुछ तर्क प्रस्तुत किए गए हैं। जैसा कि आपने देखा कि वास्तविक विज्ञान वह विज्ञान होता है जो अपने को वास्तविकता तक ही सीमित रखता है। वह वस्तु स्थिति का ही अध्ययन करता है, उसकी अच्छाई बुराई से उसका कोई संबंध नहीं होता। इस संदर्भ में कुछ तर्क प्रस्तुत किए जाते हैं। नंबर 1, अर्थशास्त्र में वास्तविक दृष्टिकोण क्रमबद्ध, तर्कपूर्ण तथा ठीक प्रकार से आर्थिक निष्कर्ष प्रदान कर सकता है, क्योंकि कारण और परिणाम के बीच के संबंध का आधार तर्क ही होता है। नंबर 2, वास्तविक विज्ञान मानने के पीछे यह तर्क दिया जाता है कि मान्यताओं और वैज्ञानिक विश्लेषण के आधार पर मजबूत आर्थिक सिद्धांत का निर्माण किया जा सकता है। नंबर 3, अर्थशास्त्र में केवल आर्थिक क्रियाओं की वास्तविकता का ही अध्ययन किया जाए तो इससे अर्थशास्त्रियों के बीच मतभेद कम होगा, उनमें आपस में सहमति बनेगी और अर्थशास्त्र की प्रकृति भी तेज होगी। प्रोफेसर रॉबिन्स ने लिखा है कि साधनों की सीमितता के कारण मनुष्य को अपनी श्रेष्ठ कार्यकुशलता के अनुसार कार्य करना चाहिए। उसे वही कार्य करना चाहिए जिसमें उसे विशिष्टता प्राप्त हो। यदि मानव सभी कार्यों को करने लगेगा
तो उसका समय तथा धन दोनों का अपव्यय होगा। अतः अर्थशास्त्री को कारण तथा परिणाम के बीच में ही सीमित रहना चाहिए। जहाँ तक प्रश्न है आदर्शात्मक विज्ञान की, तो आदर्शात्मक विज्ञान केवल तथ्यों की व्याख्या ही नहीं करता, बल्कि उनकी अच्छाई बुराई के बारे में सुझाव भी देता है। आदर्श विज्ञान क्या होना चाहिए का अध्ययन करता है। जो अर्थशास्त्री अर्थशास्त्र को केवल एक वास्तविक विज्ञान मानते हैं, वे इस संबंध में अनेक तर्क एवं कारण प्रस्तुत करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बतलाया कि कारण और परिणाम के बीच संबंध को स्थापित करना बड़ा कठिन होता है। उनके अच्छे बुरे परिणामों की व्याख्या करना मुश्किल होता है। यदि वे ऐसा करेंगे तो अन्य शासक लोग क्या करेंगे? अतः हम कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र एक वास्तविक विज्ञान ही है। जबकि अनेक अर्थशास्त्री अर्थशास्त्र को आदर्शात्मक विज्ञान मानते हैं। उनका मत है कि अर्थशास्त्र में से इसके आदर्श पहलू को यदि निकाल दिया जाए तो यह बेजान हो जाएगी। वास्तव में भी आर्थिक सिद्धांत प्रतिपादित किए जाते हैं। इनका उद्देश्य मानव कल्याण में वृद्धि करना होता है। इन अर्थशास्त्रियों के अनुसार अर्थशास्त्र उद्देश्यों के प्रति तटस्थ नहीं रह सकता। अर्थशास्त्र में मानवीय आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। अन्य विज्ञानों की विषय वस्तु बेजान होती है, परंतु अर्थशास्त्र जीवित एवं विवेकशील मनुष्य की क्रियाओं का अध्ययन करता है। उस पर केवल आर्थिक घटनाओं का ही नहीं, वरन दया, प्रेम, भावुकता आदि का भी प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र न केवल एक वास्तविक विज्ञान है, बल्कि आदर्शात्मक विज्ञान भी है। इस संबंध में प्रसिद्ध अर्थशास्त्री फ्रेजर, हेंडरसन एंड क्वांट आदि अर्थशास्त्रियों ने अर्थशास्त्र को आदर्शात्मक विज्ञान माना है। इस संबंध में उन्होंने अपने तर्क को प्रस्तुत किया है। उनका कहना है कि मानव भावुक एवं तार्किक होने के साथ ही साथ मानव व्यवहार के दोनों दृष्टिकोणों का अध्ययन करना आवश्यक होता है। अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान के साथ ही साथ आदर्शात्मक विज्ञान भी है। उनके अनुसार अर्थशास्त्र वास्तव में सामाजिक कल्याण का वाहक होता है। अतएव आदर्शात्मक विज्ञान के रूप में इसका उपयोग अधिक महत्वपूर्ण होगा। अर्थशास्त्री को आर्थिक क्रियाओं के साथ साथ यह भी विचार करना चाहिए कि उसे अधिक उपयोगी एवं प्रभावशाली कैसे बनाया जाए। यह तर्क सही नहीं है कि अर्थशास्त्री किसी विषय का अध्ययन करे, कारण परिणाम के संबंध की व्याख्या करे और समाधान खोजने की जिम्मेदारी नीतिशास्त्रियों या राजनेताओं को दे दे। जैसा कि इन अर्थशास्त्रियों के अनुसार अर्थशास्त्र के स्वरूप में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। आज अर्थशास्त्र कल्याणकारी अर्थशास्त्र के रूप में तेजी से विकसित हो रहा है। आर्थिक नियोजन तथा सामाजिक सुरक्षा जैसे विषय अर्थशास्त्र के महत्वपूर्ण विषय बन गए हैं। ऐसी स्थिति में अर्थशास्त्र के आदर्शात्मक पहलू की अवहेलना करना उचित नहीं होगा। समाज के उत्थान में भी ये अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान होने के नाते उसके आदर्शात्मक पहलू को भुलाया नहीं जा सकता।
इस प्रकार से हम कह सकते हैं निष्कर्ष के रूप में कि अर्थशास्त्र एक वास्तविक विज्ञान तथा आदर्श विज्ञान होने के साथ ही साथ कला भी है। जैसा कि प्रोफेसर चैपमैन ने लिखा है कि अर्थशास्त्र एक वास्तविक विज्ञान के रूप में आर्थिक तथ्यों का अध्ययन करता है, नीति प्रधान विज्ञान के रूप में तथ्य किस प्रकार के होने चाहिए का अध्ययन करता है तथा कला के रूप में इच्छित उद्देश्यों की पूर्ति के साधन का भी अध्ययन करता है। अतः हम कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र विज्ञान एवं कला होने के साथ ही साथ यह वास्तविक तथा आदर्शात्मक विज्ञान भी है। अब अगला प्रश्न ये उठता है कि अर्थशास्त्र क्या है? अर्थशास्त्र कला है या विज्ञान? व्हाट इज इकोनॉमिक्स, आर्ट और साइंस? तो अर्थशास्त्र क्या है, कला है या विज्ञान है? जैसा कि मैंने आपको इस संबंध में बतलाया कि अर्थशास्त्रियों में विभिन्न मत हैं। कला सैद्धांतिक जानकारी देती है, जबकि विज्ञान सैद्धांतिक जानकारी को व्यवहारिक रूप में प्रस्तुत करता है। विज्ञान उन परीक्षणों पर आधारित होता है जो कि नियंत्रित होते हैं तथा परिकल्पनाओं को संतुष्ट करते हैं। अर्थशास्त्र में मानव के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है जो परीक्षणों पर आधारित न होकर प्रभाव को दर्शाता है। वास्तव में अगर ये देखा जाए तो वास्तविक विज्ञान के रूप में अर्थशास्त्र कारणों एवं परिणामों के बीच संबंध को बताता है। वह इस बात की व्याख्या करता है कि वह क्या होता है, क्यों होता है और कैसे होता है। यह आर्थिक कार्यों की अच्छाई या बुराई, सही या गलत के संबंध में कुछ भी नहीं कह सकता। यह विवेक पर आधारित होता है। आदर्शात्मक विज्ञान नीति संबंधी तथ्यों का विवेचन करता है, अर्थात क्या होना चाहिए, किसी दी हुई परिस्थिति में क्या करना चाहिए। आदर्शात्मक विज्ञान के रूप में अर्थशास्त्र आर्थिक घटनाओं एवं कार्यों की अच्छाई बुराई पर प्रकाश डालता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र एक वास्तविक तथा आदर्शात्मक विज्ञान है। लेकिन यदि अर्थशास्त्र को देखा जाए कि ये कला है, तो कला से तात्पर्य ये है कि किसी लक्ष्य की पूर्ति कार्य कुशलता के साथ करना ही कला कहलाता है। कला हमें व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करती है। यह समस्या का विश्लेषण ही नहीं अपितु समाधान भी करती है। जो समस्याएं विशुद्ध रूप से आर्थिक प्रकृति की होती हैं, उन पर अंतिम निर्णय अर्थशास्त्र ही ले सकता है। अर्थशास्त्र का मुख्य उद्देश्य होता है कि व्यक्ति तथा समाज के कल्याण को अधिकतम करे। किसी निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अर्थशास्त्र या सरकार द्वारा अपनाई गई नीतियों को कला कहा जाता है। यदि कला के रूप में अर्थशास्त्र का अध्ययन किया जाए तो इससे आर्थिक सिद्धांतों की जांच करने में सहायता मिलेगी तथा सिद्धांतों के सही या गलत होने का पता भी लगाया जा सकता है, जिससे नए सिद्धांतों का प्रतिपादन संभव है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र का विस्तृत क्षेत्र होने के कारण इसे कला एवं विज्ञान के मिश्रण के रूप में देखते हैं। तो कला भी है एवं विज्ञान भी है। अर्थशास्त्र कला होने के साथ ही साथ विज्ञान भी है। विज्ञान के रूप में यह न केवल वास्तविक विज्ञान बल्कि आदर्शात्मक विज्ञान भी है। अर्थशास्त्र विषय के सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक दोनों पक्षों का अध्ययन करता है।
सैद्धांतिक पक्ष इसके वैज्ञानिक स्वरूप से संबंधित है, जबकि व्यवहारिक पक्ष कला से संबंधित है। सैद्धांतिक अर्थशास्त्र विज्ञान है तथा व्यवहारिक अर्थशास्त्र कला है। एक अर्थशास्त्री के भी वैज्ञानिक के भांति दो रूप हो सकते हैं, एक वैज्ञानिक के रूप में तो दूसरा एक अच्छे नागरिक के रूप में। अतः विज्ञान को कला की आवश्यकता है तथा कला को विज्ञान की आवश्यकता है, जो एक दूसरे के पूरक हैं। हम जानते हैं कि अर्थशास्त्र के अंतर्गत एक व्यक्ति, एक फर्म, एक समाज या एक अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं, इसलिए इसे सामाजिक विज्ञान भी कहा जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अर्थशास्त्र कला भी है, विज्ञान भी है। यह हमें सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक ज्ञान के बारे में सिखाता है। अर्थशास्त्र हमें ये सिखाता है कि एक उत्पादक अपना लाभ अधिकतम कैसे करे, किस तरीके से वह लाभ अर्जित करे। अधिकांशतः इसका एक ही उत्तर मिलता है कि वह अपने लागत को न्यूनतम करते हुए अधिक से अधिक लाभ अर्जित करे। इस दृष्टिकोण से अर्थशास्त्र न केवल एक विज्ञान है बल्कि एक कला भी है। अर्थशास्त्र में 9 सिद्धांतों के विकास में गणित का भी उतना ही योगदान है जितना कि दिल्ली विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र ऑनर्स कोर्स में गणित का ज्ञान होना अति आवश्यक समझा जाता है। इस प्रकार अर्थशास्त्र एक वैज्ञानिक विषय है तथा विज्ञान प्रयोग द्वारा सिद्ध होता है। इस संबंध में ये कहा जा सकता है कि अर्थशास्त्र एक कला होने के साथ ही साथ एक विज्ञान भी है। इस दृष्टि से देखें तो कुछ विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र में बीए एवं एमए की डिग्री प्रदान करते हैं तथा कुछ विश्वविद्यालय जैसे लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र में बीएससी, एमएससी की डिग्री प्रदान करते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि अर्थशास्त्र की सीमाएं क्या है। जैसा कि आपको पता है कि अर्थशास्त्र को 2 भागों में बांटा गया है, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स मीन्स व्यष्टि अर्थशास्त्र, माइक्रो इकोनॉमिक्स मीन्स समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत विशेष फर्मों, विशेष परिवारों, व्यक्तिक कीमतों, मजरियों, आर्यों, व्यक्तिक उद्योगों, विशिष्ट वस्तुओं आदि का अध्ययन किया जाता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत संपूर्ण देश की अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र की जो प्रमुख सीमाएं हैं, दोष हैं, वे निम्न प्रकार हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र में केवल व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है और इसलिए अर्थव्यवस्था का पूरा चित्र हमारे सामने उभर कर नहीं आ पाता। नंबर 2, व्यष्टि अर्थशास्त्र का विश्लेषण अधिकांशतः पूर्ण रोजगार की मान्यता पर आधारित है, जबकि रोजगार संबंधी ये मान्यता गलत है, क्योंकि अधिकांशतः समाज में सदैव पूर्ण रोजगार की स्थिति नहीं पाई जाती है। नंबर 3, कुछ आर्थिक समस्याएं इस प्रकार की होती हैं कि जिनका व्यष्टि अर्थशास्त्र की सहायता से समाधान नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि समष्टि अर्थशास्त्र में भी कुछ दोष हैं, कुछ सीमाएं हैं। इसके अंतर्गत कुल रोजगार, कुल राष्ट्रीय उत्पादन, राष्ट्रीय आय, राष्ट्र की कीमत स्तर आदि का अध्ययन किया जाता है। इसकी प्रमुख सीमाएं निम्न प्रकार हैं। नंबर 1, संरचना की भ्रांति। समष्टि आर्थिक विश्लेषण में संरचना की भ्रांति रहती है, अर्थात कुल आर्थिक व्यवहार व्यक्तिगत क्रियाओं का कुल जोड़ होता है, परंतु यह अनिवार्य नहीं है कि जो बात व्यक्ति के लिए सत्य है वही समस्त अर्थव्यवस्था के लिए भी सही हो। यह गलत भी हो सकता है।
व्यक्तिगत अंतरों की अवहेलना। व्यापक अर्थशास्त्र व्यक्तिगत अंतरण की अवहेलना करता है। जैसे सामान्य कीमत स्तर के स्थिर रहने पर भी खाद्यान्नों की कीमतों में वृद्धि हो सकती है, जिससे निर्धन व्यक्तियों के लिए कठिनाइयाँ उत्पन्न हो सकती हैं। व्यापक अर्थशास्त्र के अंतर्गत समग्रों का विवेचन करते समय इनके घटकों की बनावट, प्रकृति और ढांचे पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। नंबर 3, समूहों में परस्पर संबंध की अवहेलना होती है। प्रोफेसर बोल्डिंग के अनुसार समूह बनाने वाले तथ्य इस प्रकार से नहीं होने चाहिए कि 6 एप्पल + 7 एप्पल = 13, बल्कि सेब एक सार्थक समूह है। 6 सेब + 7 संतरे = 13 फल भी कुछ सीमा तक सार्थक है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यह एक निरर्थक समूह है। इसमें निरर्थक समूहों के आधार पर अगर अध्ययन किया जाएगा तो निश्चित रूप से निष्कर्ष अशुद्ध व भ्रामक होंगे। नंबर 4, समग्र में सम्मिलित इकाइयों को भार देने में कठिनाइयाँ। समग्र या औसत रूप में सम्मिलित विभिन्न इकाइयों का व्यवहारिक महत्व समान नहीं होता है। किसी का महत्व अधिक हो सकता है तो किसी का अधिक हो सकता है। यदि हम सभी को समान महत्व दें तो हमारे सामने निष्कर्ष गलत हो सकते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र की सीमाओं के अंतर्गत व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र में इस प्रकार के दोष मौजूद हैं।